नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना जारी। शासन ने जारी की है अधिसूचना। निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली। कमिश्नरी में होंगे 21 थाने। रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से कमिश्नरी को लेकर। यह बड़ी खबर, 21 थाने होंगे कमिश्नरी में, 12 थाने शामिल किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र से। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन ने यह अधिसूचना जारी की है। कमिश्नरी में 21 थाने होंगे, ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमिश्नरी में 21 थाने होंगे। राजधानी रायपुर अब कमिश्नरेट के तहत संचालित होगा। पुलिस कमिश्नरी को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो निगम क्षेत्र में भी लागू होगा ये कमिश्नरी सिस्टम। निगम क्षेत्र में ये कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कमिश्नरी में 21 थाने होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन ने जारी की है अधिसूचना। निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। कमिश्नरी प्रणाली को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन ने राजपत्र के जरिए आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नरी को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली। रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरी को लेकर सीएम साय का बयान सामने आया है। रायपुर में परसों से लागू करने जा रहे हैं कमिश्नरी प्रणाली। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि परसों से लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली, यानी शुक्रवार से ये नई प्रणाली जो है वो लागू होगी। निगम क्षेत्र में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की यह अहम खबर, बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। पुलिस कमिश्नरी को लेकर के सीएम साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में परसों से यानी शुक्रवार से अब ये प्रक्रिया जो है ये कमिश्नरी प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर, शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर राजधानी रायपुर से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहां आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, स्वास्थ्य को लेकर भी अहम फैसला हुआ, वहीं शासन ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। साय कैबिनेट में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया है। साय कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे संबंधित अनुषांगिक कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान को नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन 90 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी। नई उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए STPI के साथ MOU का निर्णय लिया गया है। तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में यह MOU अहम होगा। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लिया गया है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में लैब का प्रभावी संचालन होगा। पहले से उपलब्ध लैब को सुविधा और संसाधन युक्त बनाया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार मरीजों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। आबकारी नीति से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लैब के संचालन तक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है।
साय कैबिनेट की बैठक में जहां आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, वहीं शासकीय अस्पतालों में लैब की सुविधा को मजबूत करने की दिशा में भी फैसला लिया गया। इससे आम लोगों को लैब से होने वाली जांच और उपचार में बड़ी राहत मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल होने पहुंचे हैं। वहां उन्होंने डी रिस्किंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की ऊर्जा यात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में डी रिस्किंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को प्रेरणा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास करके मैं मान के चलता हूं कि नवकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु उत्तरदायित्व, वैश्विक स्थिरता, ऐसे कई कारण से हम सब मिलकर के, यद्यपि ये बात अब नए दौर के समय में AI के ज़माने में और कई कारण से बिजली की खपत तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जितनी रिन्यूएबल एनर्जी की महत्ता है, सच में माननीय मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन कई कारण से उसकी अनुकूलता भी है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। राउंड टेबल मीटिंग के समापन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित ऊर्जा विजन को साझा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस की राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेघालय भारत का गौरव है। यह राज्य पर्वतमालाओं और नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण है। वहीं त्रिपुरा मां त्रिपुर सुंदरी जी की कृपा से अभिसिंचित और अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य के लिए सुविख्यात है। भारत के गहने के रूप में प्रसिद्ध मणिपुर भी अपनी अद्वितीय कला एवं समृद्ध संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहली बार मंडल अध्यक्ष का गठन। मंडल कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में नियुक्त सभी 41 संगठनात्मक जिलों में नियुक्त किए गए। PCC ने जारी की मंडल अध्यक्षों की सूची। मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ में इसे नियुक्ति दी गई है। प्रदेश के सभी मंडलों में इसे नियुक्ति किया गया है। प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में नियुक्ति की गई है। सभी 41 संगठनात्मक जिलों में नियुक्ति की गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने जारी की है मंडल अध्यक्षों की सूची। तो राजधानी रायपुर से यह बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में यह नियुक्ति की गई है। 41 संगठनात्मक जिलों में इस नियुक्ति को हरी झंडी दिखाई है। PCC चीफ दीपक बैज ने उन्होंने सूची जारी की है और बताया है कि सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। मंडल कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। PCC चीफ दीपक बैज ने ये लिस्ट जारी किया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन बने हुए हैं फोन लाइन पर। हसन, मंडल अध्यक्षों की पहली बार जो है ये लिस्ट जारी की गई है,
इसके पीछे कांग्रेस क्या सोच के साथ इस लिस्ट को जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? क्या कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस कर रही है? बिल्कुल, देखिए नदीम, छत्तीसगढ़ में के साथ साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस अब मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई थी। उसके तहत अलग अलग जिलों में बूथ से लेकर के अलग अलग जो संगठन के पद हैं उसमें नियुक्ति की गई थी। वहीं अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इस बार पहली बार मंडल स्तर पर जो है वो कांग्रेस की टीम का जो है वो गठन किया गया है। इसमें लगभग सभी जिलों में करीब 41 संगठनात्मक जिलों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। यानी कि इस बार जो कांग्रेस है सिर्फ बूथ स्तर तक सीमित नहीं है, मंडल तक भी जो कांग्रेस के नेता है, जो कार्यकर्ता है, उन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। हाल ही में हमने देखा था कई राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी हुआ था। कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ पर एक बड़ा फोकस है आने वाले समय चुनाव को लेकर के, और कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। इसमें जिन कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है सभी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आया था उन्होंने जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, उनका कामकाज देखा था, उसके आधार पर अब सभी को जिम्मेदारी दी गई है ताकि पार्टी आने वाले समय में कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से चुनाव लड़े, आम जनता के बीच मुद्दों को लेकर के जाए, और इसी को देखते हुए नियुक्ति की गई है। खास बात यह है जो लिस्ट है तमाम जो अलग अलग जिलों की, उसमें अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और ये वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की ओर से दी गई है, और आने वाले समय में इसका जो नतीजा है कहीं ना कहीं चुनाव में वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमेशा ये देखा जाता था कि बीजेपी जो है वो मंडल स्तर पर काफी फोकस रहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी मंडल स्तर, बूथ स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, तमाम अलग अलग संगठन पर फोकस करते हुए नियुक्तियां कर रही है, और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है और पार्टी अब जो है बेहतर कमबैक करे, इसके लिए कोशिशें जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन तमाम जानकारी के लिए। धार्मिक भोजशाला पर फिर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा का एकाधिकार मिले या नहीं, इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था की जाए, तो इधर उसके बयान पर बीजेपी का पारा गर्म हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। भोजशाला विवाद पर सियासी पारा हाई, फिर बहस, पूजा होगी या नमाज। बसंत पंचमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। इधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी गरमाई। धार में 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण भोजशाला को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति मांग रहा है, जबकि मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अनुमति की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की मांगों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट काफी चर्चा में है। वो सरकार और जिला प्रशासन से संयम और संतुलन बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं, और ये भी याद दिला रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साल 2003, 13 और 16 में जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ते हैं तब पूजा और नमाज दोनों के लिए समय निर्धारण की व्यवस्था पहले से तय है। तो दिग्विजय सिंह जी माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। भोजशाला विवाद के बीच दिग्गी राजा की इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई है। बीजेपी नेता दिग्विजय के पोस्ट को हिंदुओं के खिलाफ बताते नजर आ रहे हैं, साथ ही उस पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। तर्क दिया गया है कि नमाज के लिए साल में 50 शुक्रवार, 25 मस्जिदें, पूजा के लिए साल में एक दिन एक स्थल है।
ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इंदौर शहर में एक तरफ जहां प्रशासन भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई बीमारियों से निपटने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भानगढ़ इलाके में एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल भागीरथपुरा से होकर गुजर रहे नाले से भानगढ़ इलाके के खेतों में पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये पानी केवल गंदा ही नहीं है बल्कि जहरीला भी है, जो सीधे सेहत पर हमला कर रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर में जहरीली सब्जी का खतरा, मेयर बोले तुरंत एक्शन होगा। इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मौतों का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब यहां जहरीली सब्जी पर बहस गर्मा गई है। दरअसल इस गंदे पानी से कुछ लोग पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। जी हां, ये भागीरथपुरा से होकर भानगढ़ की ओर बहने वाले नाले की तस्वीर है और इसी नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही है। इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है और प्रदूषित पानी से उगाई गई सब्जियों को बाजार तक पहुंचने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से मेरी जानकारी में आया है कि MR10 पर इस प्रकार की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। अभी मैं तुरंत निर्देश दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार से नाले के पानी से कुछ लोग अगर खेती कर रहे हैं, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक नाले के पानी में केवल घरेलू गंदगी ही नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले लेड, सीसा जैसे घातक हैवी मेटल्स और ई. कोलाई, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यहाँ उगाई जा रही सब्जियों के खाने से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि डायरिया, पेचिस, डिहाइड्रेशन और आखिर में मौत तक हो सकती है। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात में जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना नारायणपुर क्षेत्र के रानी कोम्बो में एक क्रेटा कार से 1 क्विंटल 85 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की बाजार कीमत करीब 55,50,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह मुखबिर की सूचना पर सफेद क्रेटा कार को रोका गया, जिसमें गांजा छिपाकर नारायणपुर से उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था। SSP के निर्देश पर नारायणपुर और बगीचा पुलिस की संयुक्त टीम ने रानी कोम्बो गांव के मुख्य मार्ग पर नाकेबंदी कर कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें कार के बीच सीट के नीचे और डिक्की में कारपेट के नीचे छुपाकर रखे गए 180 पैकेट गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। जशपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात, जिसके तहत 1 क्विंटल 85 किलो मात्रा में गांजा पुलिस ने पकड़ा है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के रणकम्बो गांव के पास में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजे की तस्करी की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। यूपी पासिंग क्रेटा गाड़ी में 2 लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें एक शान मोहम्मद और सुहेल अहमद, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर के रहने वाले हैं। और इनसे पूछताछ किया गया। इनके पास से लगभग 55 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। उज्जैन जिले के 5 देशी मदिरा मध्य भंडागारों में लंबे समय से रखी पुरानी और अनुपयोगी मदिरा को आबकारी विभाग ने नष्ट किया है। 21,310 बल्क लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत 94,72,000 रुपए है। आबकारी विभाग के अनुसार यह नष्टीकरण शासन के निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से किया गया, ताकि अनुपयोगी मदिरा का दुरुपयोग न हो सके। और सिलवानी में फसल बचाने की जद्दोजहद में यूरिया खाद न मिलने से परेशान एक किसान को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। वेयरहाउस परिसर में चुनहेटिया गांव का निवासी चंद्रभान सिंह राजपूत रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलते प्रशासनिक अफसर तत्काल मौके पर पहुंचे और संवेदनशीलता से समझाइश देकर किसानों को नीचे उतारा और उसे तत्काल यूरिया उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार किसान 3 दिनों से खाद के लिए लगातार वेयरहाउस के चक्कर काट रहा था, लेकिन ऑनलाइन टोकन प्रणाली के चलते उन्हें यूरिया नहीं मिल पाया था। गिरौदपुरी धाम में 22 फरवरी से होने वाले 3 दिवसीय
गुरु दर्शन मेले की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सभागार बलौदा बाजार में समीक्षा बैठक हुई। धर्मगुरु और मेला समिति के अध्यक्ष बालक दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से कराने व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, सामाजिक पदाधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में अनेक मामलों पर विचार रखे गए। धर्मगुरु बालदास साहिब ने बताया, इस साल मेले में दोगुनी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी तैयारी करनी है। सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाना है। कलेक्टर ने बताया कि मेले के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। पार्किंग, यातायात नियंत्रण, बिजली आपूर्ति, आपातकालीन सेवाएं, कंट्रोल रूम और मेडिकल कैंप की व्यवस्था शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। आज बाबर घासीदास जी की जो अवतरण भूमि और तपोभूमि है गिरौदपुरी धाम, वहाँ 22 फरवरी से 23-24 फरवरी तक जो 3 दिवसीय मेला जो होने वाला है, उनके सम्मान में गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला, तो वहाँ पे तैयारी के विषय में आज बैठक जिला पंचायत में बैठक थी प्रशासन के साथ, और वहाँ पे हमारे जो मेला कमेटी के सारे सदस्य हैं वो लोग आए हुए थे। सीधे प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा गिरौदपुरी धाम का मेला आ रहा है, जो 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाला है। और इसके लिए आज शासन प्रशासन के साथ बैठक हुई। माननीय अध्यक्ष हमारे राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहिब जी, जो गिरौदपुरी मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। साथ ही हमारे पूर्व विधायक सांवला राम डहरे जी, जो सदस्य हैं मेला कमेटी के, वो भी रहे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।